अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जिसके सब नाम हैं, जिसे किसी भी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। तैयब शफीक मेरा नाम है और मैं पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हूँ। ये मैंने वीडियो अपलोड करना, ये जो सेक्शन मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ये उन लोगों के लिए है कि जो प्रॉपर्टी के सेल परचेज़ कर रहे हैं या प्रॉपर्टी के मामलात में एक्टिव हैं या नहीं भी एक्टिव, या फ्यूचर में वो परचेज़ करने वाले हैं, या उन्होंने माजी में अगर शेयर परचेज़ किया है या वो फ्यूचर में अगर अब वो करेंगे तो वो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, अगर वो या किन किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो वो कितनी ज़्यादा मुश्किलात से बच सकते हैं। और ये वीडियो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपके लिए होपफुल रहेगी अगर आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं भी कर रहे, आपके कोई रिलेटिव, दोस्त, अजीज़ अगर वो कर रहे हैं तो आप ये वीडियो उनसे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जब वो प्लॉट अपना या प्रॉपर्टी सेल करें या घर सेल करें तो उनको उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल साबित हो। आज इसी सिलसिले में मैंने जो आपसे पॉइंट्स डिस्कस करने थे कि आप जब भी अपना प्लॉट सेल करें, कोई कैश पार्टी आप तलाश करें, बैंक वाली पार्टी को। अब क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है कि कुछ सोसाइटीज़ में बैंकों ने अलाउ किया हुआ है कि आप उस सोसाइटी में बैंक मुलाजमीन वहाँ पे प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये जो देखा है कि जो लोग बैंक के ज़रिए प्लॉट सेल अपना प्लॉट खुद सेल करते हैं, जो ख़रीदार है वो बैंकर होता है। अब आप प्लॉट के ऑनर हैं, आपका बैंक के साथ कोई लेन देन नहीं, लेकिन जो ख़रीदार आपको मिला है वो बैंक के थ्रू लेना चाह रहा है। तो बैंक के थ्रू आपको कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। उसमें ये होता है कि एक तो आपसे वो सोसाइटी का ऑनरशिप एग्रीमेंट आपसे लेंगे, जो भी आपको कंपनी ने बना के दिया होगा। फिर सोसाइटी का एनओसी मांगते हैं। उसके बाद फिर वो आपको कहेंगे कि इसका हमें क्लियरेंस लेटर लेके दें। फिर उसके बाद ये होता है कि जब वो प्लॉट का आपका उनके साथ टोकन वगैरह हो जाता है, आपसे वो एक 4 मंथ का या 4 वीक का या कम से कम 6 वीक का आपसे वो टाइम लेते हैं। अब आपसे उन्होंने 1 या 1.5 माह का टाइम ले लिया, आपके साथ टोकन वगैरह भी हो गया। अब ये क्या करेंगे कि ये जो उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ख़रीदार को, वो रिक्वायरमेंट्स वो अपनी पूरी करेगा और सोसाइटी से आपको कुछ कहेगा, आप डॉक्यूमेंट्स लेके दें, कुछ वो खुद करेगा। वो अपना सारा केस सबमिट करवा देगा बैंक में। अब बैंक में उसकी वैल्यूएशन लगती है, 1 करोड़ का प्लॉट है, लेट्स सपोज 1 करोड़ का अगर प्लॉट है तो वो 1 करोड़ रुपए का उसका लोन अप्रूव नहीं होगा, उसमें से 60 लाख का या 50 लाख का या 70 लाख का उसका लोन अप्रूव्ड होगा, बाकी के पैसे उसको खुद डालने पड़ते हैं। अब ये क्या करते हैं कि बैंक की तरफ से एक सर्वेयर आता है, जो सर्वे करता है उस प्लॉट की वैल्यूएशन लगाता है कि अगर इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो बैंक ने उसको 70 लाख देना है। पहली बात है, सर्वेयर आता है, ये क्या करते हैं कि उस सर्वेयर को पैसे दे के उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा करवा देते हैं। 70 लाख अगर उसकी वैल्यू है 70 लाख की तो वो उसको 1 करोड़ में कंसीडर करवा देते हैं, ताकि हमें 70 लाख रुपए लोन मिल जाए और 70 लाख में प्लॉट मिल रहा है तो हमारा ये मामला क्लियर हो जाए। अब ये तो हो गया कि अगर ये सारे मामला स्मूथ चलते रहते हैं। इन केस 50% इस तरह भी होता है कि ये लोन इनका रिजेक्ट हो जाता है। जब आप बैंक के थ्रू आपने डील की होगी, बैंक वाले पार्टी किसी क्लाइंट को आपने प्लॉट दिया होगा, तो ये क्या करते हैं, जब रिजेक्ट होगा तो ये आपको कहेंगे कि हमारा अपना टोकन या जो आपको हमने बयाना दिया था वो हमारा वापस दे दें। अब उसमें कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि आप कहते हैं कि मैंने आपकी वजह से 1-1.5 माह वेट किया, मैंने इतने क्लाइंट्स मिस कर दिए और मैं तो आपका वेट करता रहा हूँ। ये कहेंगे जी कि आपके प्लॉट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया बैंक ने, इस सोसाइटी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया, या ये फलां डॉक्यूमेंट्स इसके पूरे नहीं हैं, इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, या ये जो सोसाइटी है ये एलडीए से उस लेवल पे अप्रूव नहीं है। क्योंकि एलडीए से अप्रूव्ड सोसाइटीज़ जो होती हैं ना, उनमें भी उनको 14-15 को सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो फिर जाके ये एलडीए से अप्रूव्ड होती हैं सोसाइटीज़। उसमें कोई भी रीज़न अगर आ जाती है तो जो ख़रीदार है वो फिर सेलर को तंग करता है और वो कहता है ये कि मेरे आप पैसे दें, या आप उसके पैसे वापस करेंगे या आप डिस्प्यूट में चले जाएंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ डिस्प्यूटेड हो जाती हैं उन प्रॉपर्टीज़ का मार्केट में आप समझ लें कि सिरे से कस्टमर ही ख़त्म हो जाता है। रेट तो एक बहुत दूर की बात है, उसका कस्टमर ही नहीं होता। जब किसी को भी अगर पता चल जाए कि ये जो प्लॉट है इसका डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो उसका नया ख़रीदार उस पर इंटरेस्ट शो नहीं करता। वो कहता है कि जब मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं जो डिस्प्यूटेड नहीं है तो मैं वो परचेज़ करूँ, ना कि मैं इसको लूँ और अपने हेडेक अपने आने वाले टाइम के लिए कभी ना कभी मेरे लिए हेडेक ना बन जाए। तो एक आप ये करें कि आप बैंक वाली पार्टी को प्लॉट ना दें, आप कोशिश कर लें कि जो कैश पेमेंट की पार्टी है आप उनको प्लॉट सेल करें जो हफ्ता 10 दिन में दे रहे हैं। ये सेल करने में आपको 60-70% प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप बैंक के थ्रू किसी भी पार्टी को देते हैं। दूसरा आप ये करें कि अगर आप प्लॉट सेल करें तो आप कैश पे सेल करें,
अब एक डीलर आपको लालच देता है कि हम आपका प्लॉट सेल करते हैं, हफ्ते में पेमेंट देते हैं तो हम आपको देंगे इसका 50 लाख, आपके प्लॉट की वैल्यू 50 लाख है। लेकिन अगर आप हमें 2 माह का टाइम देते हैं तो हम आपको इसका दे देंगे 53 लाख, 3 लाख रुपए ऊपर दे देंगे या 2 लाख ऊपर दे देंगे। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप टाइम वाली सिचुएशन में फिर भी ना जाएं, क्योंकि टाइम या आप इस तरह, क्योंकि उसमें ये होता है कि टाइम्स की कबाहतें बहुत ज़्यादा हैं। 2 माह, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, पता नहीं, बाज़ औक़ात इस तरह होता है प्रॉपर्टी एजेंट खुद ही बयाना कर लेते हैं और नया क्लाइंट तलाश करना शुरू कर देते हैं। कस्टमर मिल गया तो ठीक है, अगर खुदा ना खासा ना मिला तो वो कहेंगे ये कि हमारा बयाना वापस दें या मज़ीद हमें टाइम दें, क्योंकि हमने हमारा ये मामला तो हो गए हैं। वो आगे से फिर फर्दर नई से नई स्टोरीज़ होती हैं, वो फिर आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकेंगे। इसलिए मैंने ये देखा है कि 70% टाइम वाली जो डील्स होती हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए मार्केट से नीचे मिल रहा और आपको 1 वीक में पेमेंट मिल रही है तो आप अपनी 1 वीक वाली पेमेंट को अवेल करें, क्योंकि जब आपने 1 वीक में पेमेंट लेके तो अपने मामला जो आपने करने हैं वो भी तो आप 1 वीक के अंदर अंदर सारे अपने मामला सॉल्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद आप ये करें कि टाइम देने की वजह से रेट ज़्यादा ना लें, क्योंकि जब आप, लेट्स सपोज आपका कोई रिलेटिव है और आपका भाई है, अजीज़ व क़रीब है, आपको टाइम देना ही पड़ रहा है, तो अगर उसकी वैल्यू 50 लाख है तो आप ये करें कि वो 50 लाख रुपए में ही उसको सेल करें। ये ना करें आपका भाई है या हमसाया है, अब आपको उस पर ट्रस्ट है कि ये मुझे ख़राब नहीं करेगा, जो टाइम मुझे कमिटमेंट करेगा उसी कमिटमेंट पे मुझे ये पैसे दे देगा। तो आपका प्लॉट अगर 50 लाख का है तो वो उसको ये ना करें कि ये 2 माह का मैं टाइम दे रहा हूँ तो फिर इसका रेट 52 लाख है, अगर आप मुझे फौरी पेमेंट देते हैं तो फिर इसका रेट 50 लाख है। ये सूद वाले ज़ुमरे में आता है। आप अगर उसको टाइम देना चाह भी रहे हैं और आपका वो रिलेटिव है या दोस्त है, अजीज़ है और आपके साथ उसकी मोहब्बत है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसी रेट पे उसको प्लॉट दें जो उसका करंट रेट है। टाइम देने की वजह से 1 माह का या 2 माह का उसे 1 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज ना करें, ये सूद के ज़ुमरे में आता है। जब आप ये वाला मामला कर लेंगे, वक्ती 1 लाख 2 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में या आपकी अमाउंट में अप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में जैसे वो जब पैसा उसमें से वो बरकत उठ जाएगी। वो पैसा कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसे के अंदर आपको वो वाला मामला नज़र ही नहीं आएगा जो दूसरे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उनको फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। क्योंकि जब आपने उसमें से 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए सूद वाला ऐड कर लिया है तो अब उसने 50 लाख रुपए के अंदर से भी बरकत उठा दी है। वो जो 2, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख 70,000, 50,000 आपने टाइम देने की वजह से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए हैं, वो जो ऊपर की अमाउंट ने पिछली अमाउंट की बरकत भी ख़त्म कर दिया। इसलिए अगर आप टाइम, पहली बात है तो आप ना दें, लेकिन अगर आपको टाइम देना ही पड़ रहा है और आपको लगता है कि यहाँ से मुझे ख़राबी नहीं पैदा होगी, आप कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ के ऊपर, तो फिर आप वही रेट चार्ज करें जो आप आज रेट कैश पे कर रहे थे। चौथा इसमें आपको ये है कि आप ये करें कि अपना डील वाला मामला करते वक्त जब आपकी किसी के साथ डील हो गई है और उन्होंने आपसे 15 दिन का टाइम लिया और वो टाइम लेने के बाद 15 दिनों में आपको पेमेंट नहीं कर सके किसी भी वजूहात की बिना पे, तो आप ये करें कि अपना मामला नरमी वाला रखें। अल्लाह ताला के नबी का भी हुक्म है कि जब आप कोई कर्जदार या जो आपके पास आता है और अगर आप उसको मोहलत देते हैं, क्योंकि जिसने आपसे प्लॉट ख़रीदा है वो अब आपका देनदार है, और अगर उसने 15 दिन की आपसे कमिटमेंट की थी और वो उस कमिटमेंट पे दयानतदारी से नहीं पूरा उतर सका किसी भी वजूहात की बिना पर, और वो आपसे 10 दिन का या 15 दिन का मज़ीद टाइम मांग रहा है, तो आप ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला की इस नबी की इस हदीस पे अमल करते हुए कि जो कर्जदार है उसको आप मोहलत दें, और जितनी देर तक आप उसको मोहलत देते हैं आपके दर्जात उतने ज़्यादा बुलंद होते हैं। तो ये मैं आपको सजेशन देता हूँ या दे रहा हूँ कि आप जब भी मामला अपना करें उसमें नरमी वाला मामला रखें। टर्म्स एंड कंडीशन अपनी जगह पर है, लेकिन जब आप किसी के लिए नरमी वाला मामला पैदा करेंगे तो कल जब आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए भी वही मामला नरमी वाला ही पैदा कर देगा और लोगों के दिलों में ये बात डाल देगा कि अब आप इसके साथ भी नरमी वाला मामला करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आते होते थे, मैंने उनको 32 लाख रुपए में कमर्शियल प्लॉट लेके दिया मेन के ऊपर ही, उस टाइम पे 32 लाख का था, 2009-10 की बात है। वक्त गुजरता गया, वो बुजुर्ग थे, प्लॉट की कीमत बढ़ती गई, वो प्लॉट 4 करोड़ रुपए का हो गया। तो जब उन्होंने आना करना मेरे पास, बस में आना है, कभी ऑटो पे आ रहा होना है, कभी किस तरह, कभी बाइक पे आता है, तो मैं उनकी ज़ाहिरी हालत देखता था। तो मैं एक दफ़ा उनको कहा, मैं क्या आप इस तरह करें कि आप अपना प्लॉट सेल करके मेन की बैग पर आप इस तरह करें, 2 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट मिल रहा है, वो वाला परचेज़ कर लें 8 मरले का,
और 2 करोड़ आपके पास बच जाएगा। आप 2 करोड़ रुपए में से क्या करें कि 1 करोड़ का प्लाजा खड़ा कर लें, 50 लाख रुपए की आपको गाड़ी ले लें, 50 लाख रुपए जहाँ पर आपका घर है उसकी मेंटेनेंस पे लगा दें और अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर लें। वो कहते थे नहीं जी 5 करोड़ का होगा तो फिर मैं ये सेल करूँगा, 5 करोड़ का होगा फिर मैं इसको सेल करूँगा। खैर वक्त गुजरता गया, वो आते रहे, मैं उनको समझाता था कि आप अपना पैसा अपनी ज़िंदगी में खर्च करें, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। टाइम गुजर गया, एक टाइम ऐसा आया कि वो उनकी डेथ हो गई, वो फौत हो गए। 4 करोड़ रुपए की मैं उनको पेमेंट लेके दे रहा था, मीटिंग भी उनकी करवाई, लेकिन वो कहते थे मैंने 5 करोड़ से नीचे नहीं देना। डील ख़त्म हो गई। 6 माह बाद उनके जो बच्चे थे, 5 उनके बच्चे थे, वो आए हमारे पास कि हमारे वालिद साहब ने लिया था, तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मैंने उनकी करवा के दी उनको, जो भी विरासत से उनके उनके बच्चों के नाम पर, उनकी बेवा के नाम पर वो प्लॉट कन्वर्ट हो गया। वही प्लॉट साल बाद मार्केट क्योंकि डाउन हो गई, उनको पैसों की ज़रूरत थी। मैंने उनको बताया ही कि ये 4 करोड़ रुपए की इसकी वर्थ है, लेकिन ये अब 4 करोड़ में नहीं सेल हो रहा, अब ये 3.5 करोड़ रुपए में सेल हो रहा है। तो वो ही बच्चे 1 साल बाद वही प्लॉट 3.5 करोड़ रुपए में सेल करके चले गए। और उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब ये फैसला कर ही नहीं रहे थे। हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, हम छोटे से एक घर में रह रहे हैं, 5 बहन भाई हैं, एक हमारी वालदा है, बहनों की शादी होने वाली हैं, घर की मेंटेनेंस पे पैसा लगने वाला है, हम कारोबार के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारा ये प्लॉट 10 करोड़ का भी हो जाए तो हमारे किस काम का है। तो वालिद साहब ने क्या किया, वहाँ पे स्टॉप करके बैठे हुए थे, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। बच्चों ने क्या किया कि 50 लाख रुपए प्लॉट नीचे रेट उनको लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है ये 3.5 करोड़ रुपए का कौन सा, हमने तो 3.5 करोड़ का ही परचेज किया है या 4 का परचेज किया, तो अभी हमें 50 लाख का नुकसान हो रहा है। वो 3.5 करोड़ रुपए में सेल करके चले गए, मैंने उनका प्लॉट सेल करवाया। बाद में मैं सोचा और मेरे माइंड में एक बात आई कि देखें वो अपनी ज़िंदगी में 4 करोड़ रुपए वसूल करके 50 लाख रुपए अपनी ज़िंदगी के ऊपर लगाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके मरने के बाद वही प्लॉट 50 लाख नीचे सेल हुआ है, तो बच्चे सेल करके चले गए। बच्चे भी अपनी जगह पे राइट में हैं कि अब हमने अपनी ज़िंदगी के मामला बेस्ट दुरुस्त करने हैं। वाला साहब नहीं कर रहे थे। मैं ये सोचता हूँ कि वो 50 लाख रुपए ना उनके बच्चों के काम आया, ना वो जो बुजुर्ग फौत हो गए ना उनके काम में आया, और वो किसके काम आया, वो किसी एक थर्ड पार्टी के काम आ गया, जिन्होंने 3.5 करोड़ का प्लॉट परचेज कर लिया, जबकि उसकी वैल्यू 4 थी, लेकिन मार्केट नीचे थी, इसलिए वो 3.5 करोड़ रुपए में सेल हुआ। इसलिए मेरा आपको ये भी मशवरा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ही अपने दुरुस्त फैसले लें। बहुत ज़्यादा जब आप इसको लेंथी करते रहते हैं तो बाज़ बार ये सारे मौक़े आपके हाथ से भी निकल जाते हैं। चौथा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ प्लॉट ही इकट्ठे करना या प्लॉट ही जमा करना, इसको ही मकसद ना बना लें, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी का काम है, हमारे पास लोग आते हैं, वो एक प्लॉट परचेज़ करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा ले लेते हैं, तीसरा, लेकिन अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको उन्होंने बड़ा टाइट करके चला रहे होते हैं कि नहीं ये तो हमने फ्यूचर के लिए रखा, फ्यूचर के लिए रखा है। मैं इस पे आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ कि एक बादशाह था, और वो बादशाह ने अपने किसी वज़ीर के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हुआ किसी उसकी बात के ऊपर। तो वो वज़ीर को कहता है कि मैं आपका इनाम ये है कि आप दौड़ना शुरू कर दें। आप दौड़ना शुरू कर दो और आपकी दौड़ के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो आपके सर्कल में, वो जो सारा सर्कल के एरिया के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी आएगी वो सारी की सारी आपकी, ये आपका इनाम है। तो वो वज़ीर क्या करता है कि वो दौड़ना शुरू कर देता है। वो दौड़ता रहता है और जब जाके थकता है और सोचता है, थक के बैठने लगता है तो सोचता है कि अगर मैं बैठ गया तो ये जो अगला बाग है ना ये भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो वो क्या करता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है कि थोड़ा सा और दौड़ लेता हूँ और ये आगे वाला बाग भी मेरे सर्कल में आ जाएगा। और फिर वो सोचता है और थकता है और फिर वो क्या करता है कि दौड़ना शुरू कर देता है कि नहीं थोड़ा सा और दौड़ लेता हूँ, ये जो अगले वाला बाग है ना, ये अगली वाली प्रॉपर्टी ये भी मेरे सर्कल में आ जाएगी। और वो कहते हैं कि वो दौड़ता दौड़ता उसी दौड़ में ही वो फौत हो गया। मकसद ये है कि ये ज़मीन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाह ताला की ज़मीन है। जब तक अल्लाह ताला की ज़ात किसी को अख्तियार देती है, अल्लाह ताला उसको मालिक बना देती है। प्रॉपर्टी लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी को ही हॉबी बना लेना, इसी के पीछे ही भागदौड़ करते रहना और अपनी ज़िंदगी के बाकी के मामला सारे स्टक कर लेना और इसी को ही अपनी ख्वाहिश का हिस्सा बना लेना और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और मैं ये समझता हूँ इससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ के मामला अपनी ज़िंदगी में सॉल्ट आउट नहीं करते तो आपके बाद जिन लोगों को वो मिलती है तो उन्होंने उतनी मेहनत से या उतनी स्ट्रगल से वो हासिल नहीं की होती, इसलिए उनको फिर जो जो चीज़ रेट मिल रहे होते हैं वो उन रेट्स के ऊपर दे के चले जाते हैं। होपफुल उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अल्लाह हाफिज़।